Dear students, welcome to my YouTube channel Basic Education Concept. Here you will find a number of videos on learning English and many other subjects in my upcoming videos. The present videos are on various aspects of learning English. So let us begin today's class on tense. Dear students, इससे पहले आपको टेंस पढ़ाया गया, टर्म ऑफ टेंस के नाम से पढ़ाया गया और टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन टेंस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 पढ़ाया गया। आज उसके आगे डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले टेंस में पढ़ाया गया था, टेंस 3 टाइप्स का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। हर टेंस फिर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। प्रेजेंट टेंस 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पास्ट टेंस 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और फ्यूचर टेंस भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सभी का पहला पार्ट में है इंडेफिनिट, सेकंड में है कॉन्टिन्यूअस, थर्ड में है परफेक्ट और फोर्थ में है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जब प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे तो हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जब पास्ट टेंस पढ़ेंगे तो पहला पार्ट में होगा पास्ट इंडेफिनिट, सेकंड पार्ट में पास्ट कंटिन्यूअस, थर्ड पार्ट में पास्ट परफेक्ट एंड फोर्थ में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह जब फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे तो फर्स्ट में होगा फ्यूचर इंडेफिनिट, सेकंड में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, थर्ड में फ्यूचर परफेक्ट एंड फोर्थ में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इन सब को डिटेल में पढ़ा जाएगा। आज पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इसका टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन टेंस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और टर्म्स ऑफ टेंस का वीडियो वॉच नहीं किए तो उसको वॉच कर लीजिए और वीडियो वॉच करके इस वीडियो को वॉच करेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान। व्हाट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान है जिस काम के अंत में, जिस एक्शन के अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ते हो आदि रहे तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझना चाहिए। उर्दू या हिंदी में किसी भी काम के अंत में, किसी भी काम के आखिर में, किसी भी काम के लास्ट में अगर ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ते हो आदि रहे तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझना चाहिए। कोई से भी काम, कोई सी भी एक्शन, हमें सिर्फ ये देखना है कि इस काम के लास्ट में ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ते हो आदि एट्सेट्रा है या नहीं। इसी से आप पहचान जाएंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या कौन सा टेंस है। हर टेंस का पहचान अलग है। अभी आपको बताया जा रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान, तो ये बहुत ही आसान है, तो आपको इसको पहचानना है। जैसे राजा आम खाता है, नंबर 1 में एग्जाम्पल समझिए। जैसे राजा आम खाता है, अब यहाँ एक्शन क्या है, काम क्या है, यहाँ एक्शन है खाना। अब इस एक्शन जो खाना है इसका लास्ट में आ रहा था खाता है, तो इससे पहचान गए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। नंबर 2, रानी स्कूल जाती है, यहाँ एक्शन यानी काम क्या है, जाना। इस एक्शन और काम में भी है लास्ट में ती,
जाती है। तो इससे पहचान में आया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, जुमला है, वाक्य है। नंबर 3, मैं अंग्रेज़ी बोलता हूँ। यहाँ काम यानी एक्शन क्या है? बोलना, लेकिन इसका साथ में ता आ गया, बोलता हूँ, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो गया। नंबर 4, मैं चाय बनाती हूँ। यहाँ एक्शन क्या है? काम क्या है? बनाना, लेकिन इस एक्शन और काम में ती याद आ रहा है, बनाना से हो गया बनाती, बनाती हूँ। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। नंबर 5, आप बाजार से आते हो। यहाँ एक्शन यानी काम क्या है? आना, लेकिन इस एक्शन और काम में ते आ गया, आते हो, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य यानी सेंटेंस यानी जुमला है। तो बहुत ही आसान है, जब आइडेंटिफाई कर लेंगे कौन सा टेंस है तो फिर आप इसी के अकॉर्डिंग, इसी के मुताबिक, इसी के अनुसार फिर इसका हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे और फार्मूला यूज़ करेंगे। तो आपको बता दिया गया किसी भी काम के अंत में, किसी भी काम के आखिर में, किसी भी एक्शन के लास्ट में अगर ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ती हो, एट्सेट्रा रहे तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस समझना चाहिए, यानी वाक्य समझना चाहिए, जुमला समझना चाहिए। अब नाउ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का HV यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब। HV का फुल फॉर्म है हेल्पिंग वर्ब, होता है डू या डज, DO डू, DOES डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का HV क्या है? डू या डज है। ये आपको याद रखना है, ये अगर याद रहेगा तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रॉब्लम नहीं होगा। हर टेंस का अपना अपना HV है, हर टेंस का अपना अपना हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब याद रखेंगे तो आपको इंग्लिश बोलने में, लिखने में, समझने में बहुत ही आसानी रहेगा। तो यहाँ बताया जा रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का HV क्या है? डू या डज। अब इन सब का फार्मूला देखते हैं। नंबर 1, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला सब्जेक्ट प्लस PV1 प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस PV1 प्लस ऑब्जेक्ट। S स्टैंड फॉर सब्जेक्ट, O स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट, और PV स्टैंड फॉर प्रिंसिपल वर्ब। PV का फुल फॉर्म है प्रिंसिपल वर्ब। PV1 या V1 सेम चीज़ है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला हो गया सब्जेक्ट प्लस PV1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी S प्लस PV1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपको फार्मूला याद रखना। जब भी सबसे पहला काम आपको पहचानना है टेंस कौन सा है। जब आप पहचान गए कौन सा टेंस है तो फिर आपको ये पहचानना है कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है या नेगेटिव सेंटेंस है या HV इंटरोगेटिव सेंटेंस है या WH इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो जैसा कि आपको वीडियो के शुरू में बताया गया, इन सभी चीज़ों के बारे में, इन सबों के बारे में, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, नेगेटिव सेंटेंस क्या है, HV इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है, WH इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या, बहुत डिटेल में इसके बारे में पढ़ाया गया सेपरेट वीडियो में। फिर व्हाट इज़ सब्जेक्ट, व्हाट इज़ वर्ब, व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट, व्हाट इज़ पर्सन, व्हाट इज़ फर्स्ट पर्सन, व्हाट इज़ सेकंड पर्सन, व्हाट इज़ थर्ड पर्सन, इन सभी के बारे में बहुत डिटेल से बताया गया। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है आप वो पूरा वीडियो टर्म्स ऑफ टेंस और टर्मिनोलॉजी यूज इन टेंस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 अगर उसको वॉच कर लेते हैं और समझ लेते हैं तो फिर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो पढ़ाया जा रहा बहुत ही समझने में आपको आसानी हो जाएगा। तो अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या बताया गया? सब्जेक्ट प्लस PV1 प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ नंबर 2, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला सब्जेक्ट प्लस HV, अब ब्रैकेट में डू या डज प्लस नॉट प्लस PV1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी यूज होता है। तो यहाँ सब्जेक्ट प्लस HV
फिर उसमें डू या डज में से एक चीज़ आपको सेलेक्ट करना है, डू यूज होगा या डज यूज होगा। अब ये डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट प्लस एच बी, डू या डज प्लस नॉट प्लस PV1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला है। नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस एच बी, डू या डज प्लस नॉट प्लस PV1 प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ नंबर 3, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का HV इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला, HV डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस PV1 प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ नंबर 4, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला, WH प्लस HV डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस PV1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स देना, ये तो आपको पता ही है। HV इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स आएगा और WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स आएगा, और अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप देना है। नाउ नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, जब सब्जेक्ट में ही, शी, इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहे तब अफर्मेटिव सेंटेंस के PV1 में S या ES जोड़ दिया जाता है। तो S या ES प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस में ही ऐड होता है। जब भी S या ES ऐड करना तो हमको ये देखना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होना चाहिए और अफर्मेटिव सेंटेंस होना चाहिए, तभी वर्ब 1 यानी PV1 में S या ES ऐड करना है। नोट नंबर 2 में नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, नोट नंबर 1 में बताया गया अफर्मेटिव सेंटेंस का PV1 में S या ES ऐड किया जाता है, लेकिन नोट नंबर 2 में बताया जा रहा है नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब सब्जेक्ट में ही, शी, इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहे तब हेल्पिंग वर्ब डज का यूज़ किया जाता है और बाद बाकी के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। नाउ एग्जाम्पल, वी विल सी इन एग्जाम्पल इन डिटेल। एग्जाम्पल 1, मैं आम खाता हूँ। आप देखिए, आपको यहाँ पहचानना सबसे पहला काम, जब भी इंग्लिश बोलना है या इंग्लिश लिखना है तो सबसे पहला काम ये होना चाहिए ये कौन सा टेंस है, फिर ये कौन सा सेंटेंस है। अगर टेंस पहचान लिए तो पहला काम ये है कि पहचानना ये कौन सा टेंस है, फिर सेकंड में ये काम करना ये कौन सा सेंटेंस है। अब जब टेंस कौन सा है और सेंटेंस कौन सा है पहचान लिए तो फिर ये इसमें सोचना है कि इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला अप्लाई होगा, नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला अप्लाई होगा, HV इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो HV इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला अप्लाई होगा, अगर WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला अप्लाई होगा। तो सबसे पहला काम है पहचानना कौन सा टेंस है। तो नंबर 1 में एग्जाम्पल 1 में मैं आम खाता हूँ, सबसे पहला काम है पहचानना कौन सा टेंस है। तो जैसा बताया गया एक्शन के लास्ट में ता हूँ, तो इससे मालूम चला ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो पहला काम कंप्लीट हो गया, कौन टेंस है ये मैं आम खाता हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब दूसरा काम ये कौन सा सेंटेंस है, तो आपको बताया गया था जब काम का करना जाहिर हो तो उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो यहाँ काम का करना जाहिर हो रहा, मैं आम खाता हूँ, जाहिर कर रहा कि मैं आम खाने का काम करता हूँ, तो ये हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। तो टेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और सेंटेंस है ये अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अभी आप इसमें फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला अप्लाई होगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या है, अभी बताया गया सब्जेक्ट प्लस PV1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस PV1 प्लस ऑब्जेक्ट।
इसमें तीन चीज़ आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, PV1 आ रहा है और ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो अब सवाल ये होता है कि सब्जेक्ट क्या है, PV1 क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताया गया है, व्हाट इज़ सब्जेक्ट, व्हाट इज़ वर्ब, व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट। यहाँ कुछ हिंट्स आपको दिया जा रहा है, आप इससे समझने की कोशिश करें। और जो स्टूडेंट वीडियो वॉच नहीं की, सब इसका जितना भी वीडियो अपलोड किया गया है तो उसको वॉच कर लेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो आप यहाँ ये समझ लीजिए, पहला वर्ड जो भी रहेगा ये हमेशा नहीं होता है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका है, एक वाक्य आपको बताया गया था। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए क्या वाक्य बताया गया था, क्या सेंटेंस बताया गया था, एक जुमला बताया गया था, काम करने वाला काम जिस पर काम किया जाए, काम करने वाला काम जिस पर काम किया जाए। ये सेंटेंस आपको याद रखना है, इस वाक्य को याद रखना है, इस जुमला को याद रखना है। इसी सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट भी फाइंड कर लेंगे, वर्ब भी फाइंड कर लेंगे और ऑब्जेक्ट भी फाइंड कर लेंगे। कैसे? सेंटेंस है, काम करने वाला काम जिस पर काम किया जाए, तो काम करने वाला सब्जेक्ट होता है, काम वर्ब होता है और जिस पर काम किया जाए वो ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ हम लोग का नंबर 1 में सेंटेंस दिया है, मैं आम खाता हूँ। तो सबसे पहले आप देखिए इसमें काम क्या हो रहा है, एक्शन क्या हो रहा है, एक्शन क्या है, काम क्या है। तो काम यहाँ पर है खाना, खाने का काम हो रहा है यानी खाता हूँ। तो एक्शन आ गया हम लोग का खाता। और खाता का यहाँ वर्ब 1 यूज़ करेंगे तो खाना का इंग्लिश होता है ईट, EAT ईट। तो काम तो पता चल गया, हम लोग का एक्शन यहाँ पर से खाना, खाता एक्शन है। तो अब ये खाने का काम कौन करता है? अब खाने का काम जो करेगा, काम करने वाला को सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ खाने का काम करता है मैं, तो मैं हो जाएगा सब्जेक्ट और मैं का इंग्लिश होता है आई। काम करने वाला मैं है तो मैं सब्जेक्ट हो गया, काम यानी एक्शन यहाँ खाता, तो खाता प्रिंसिपल वर्ब 1 हो गया, वर्ब 1। और जिस पर काम किया जाए, अब काम किस पर किया जा रहा है? आम पर काम किया जा रहा है, मैं आम खाता हूँ, तो आम हो गया ऑब्जेक्ट। ये तो एक तरीका पहचानने का है। यहाँ हल्का से आपको हिंट्स दिया गया है, डिटेल्स से समझने के लिए उस वीडियो को ज़रूर वॉच करें। और एक तरीका समझ लीजिए, जो शब्द, जो वर्ड शुरू में रहेगा हिंदी या उर्दू में, जो शब्द शुरू में रहता है वो सब्जेक्ट होता है। जैसे यहाँ सबसे शुरू में क्या, मैं, तो मैं हो गया सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के जस्ट बगल में जो रहेगा, जस्ट आफ्टर, उसके बाद में जो रहेगा, अब मैं के बाद क्या है, आम, वो हो गया ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर जो आएगा वो हो जाएगा प्रिंसिपल वर्ब। तो हिंदी या उर्दू में स्ट्रक्चर यूँ बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर फ़ौरन बाद आएगा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब। तो ये हिंदी या उर्दू में स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। लेकिन जब इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो सब्जेक्ट शुरू में ही रहेगा, सिर्फ ऑब्जेक्ट चला जाएगा वर्ब का प्लेस में और वर्ब आ जाएगा ऑब्जेक्ट का प्लेस में, यानी इंग्लिश में हो जाएगा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये भी एक पहचानने का तरीका है, लेकिन हमेशा इस ट्रिक को अप्लाई नहीं करना है, हमेशा ये ट्रिक कारगर नहीं होता। ट्रिक कारगर क्या होगा, जो आपको बताया गया था, काम करने वाला काम जिस पर काम किया जाए, तो काम करने वाला सब्जेक्ट, काम हो जाएगा वर्ब और जिस पर काम किया जाए ऑब्जेक्ट। ये ट्रिक हमेशा ही चलेगा, कभी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। बहरहाल आप समझिए, मैं आम खाता हूँ, हम लोग पहचान लिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो फार्मूला अप्लाई होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस PV1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है मैं, तो सबसे पहले आई लिखे, उसके बाद लिखे ना PV1, तो PV1 क्या है, ईट, उसके बाद ईट लिखे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना, ऑब्जेक्ट क्या है, मैंगो। तो इसका आंसर हो जाएगा मैं आम खाता हूँ,
इसका ट्रांसलेट होगा आई ईट अ मैंगो, लास्ट में फुल स्टॉप। हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस का एंड में फुल स्टॉप देना है। मैं आम खाता हूँ, आई ईट अ मैंगो। नंबर 2, मैं आम नहीं खाता हूँ। अब यहाँ कौन सा टेंस तो मालूम चल गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ तो मालूम चल अंडरस्टूड है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है। और टेंस पहचानने तरीका बताया जा रहा मैं आम नहीं खाता हूँ, तो यहाँ कौन सा सेंटेंस है? टेंस तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि लास्ट में आया काम में एक्शन में आ रहा खाता हूँ, इससे पहचान लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब सेकंड काम ये है कि पहचानना कौन सा सेंटेंस है। तो पहला में था मैं आम खाता हूँ, वो था अफर्मेटिव सेंटेंस। अब यहाँ नंबर 2 में मैं आम नहीं खाता हूँ, काम का ना करना जाहिर हो रहा। और एक पहचान ये भी है नहीं शब्द रहेगा, नहीं लफ्ज़ रहेगा, तो नहीं से भी पहचान जाएंगे ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ मालूम चला ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और नेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ जो फार्मूला अप्लाई होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला अप्लाई करना है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला अभी आपको बताया गया, सब्जेक्ट प्लस HV डू या डज प्लस नॉट प्लस PV1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट क्या है? मैं लिख दिया आई। अब सब्जेक्ट का बाद लिखना है HV में डू या डज लिखना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट इसका HV डू या डज होता है, तो दोनों अप्लाई नहीं कर देना यहाँ पास। आप डू अप्लाई करना या तो डज अप्लाई करना, एक HV अप्लाई करना है, दो में से। 2 HV दिया हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का HV होता है डू या डज। आई सब्जेक्ट था, आई लिख दिए हम लोग, आई लिखे। अब डू या डज लिखना, तो आपको बताएगा तो नोट नंबर 2 में जब सब्जेक्ट में ही शी इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा तब डज के यूज़ किया जाता है, बाद बाकी जितना सब में डू का अप्लाई करना है। तो यहाँ सब्जेक्ट में ही भी नहीं है, शी भी नहीं है, इट भी नहीं है और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर भी नहीं है। तो जाहिर से बात अंडरस्टूड है, जब ही शी इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है तो यहाँ डू का यूज होगा। तो इसका सब्जेक्ट हो गया आई, HV हो गया डू। अब फार्मूला में नॉट है तो नॉट लिखे और उसके बाद PV1 में इट और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा मैं आम नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट अ मैंगो, लास्ट में फुल स्टॉप। आई डू नॉट ईट अ मैंगो। एग्जाम्पल नंबर 3, क्या मैं आम खाता हूँ? तो सबसे पहला काम हम लोग का रहता है पहचानना कौन टेंस है। तो यहाँ काम के अंत में आ रहा ता हूँ, जिससे मालूम चल गया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जब पहला काम हो गया तो कौन सा टेंस है पहचान लिए, तो सेकंड काम हम लोग का ये रहता है कि ये कौन सा सेंटेंस है। पहला नंबर 1 में था मैं आम खाता हूँ, अफर्मेटिव सेंटेंस। नंबर 2 में था मैं आम नहीं खाता हूँ, नेगेटिव सेंटेंस। अब नंबर 3 में क्या मैं आम खाता हूँ, यहाँ सवाल पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जब भी क्वेश्चन पूछेगा, सवाल पूछेगा, प्रश्न पूछेगा तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी 2 टाइप्स का होता है, HV इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो HV इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहचानने का तरीका क्या है, जब भी हिंदी या उर्दू में क्या शब्द से, क्या वर्ड से, क्या लफ्ज़ से क्वेश्चन पूछा जाए, सवाल पूछा जाए, प्रश्न पूछा जाए तो उसे HV इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो यहाँ भी क्या शब्द से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, सवाल पूछा जा रहा है, इसलिए ये HV इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। तो नंबर 3 में क्या मैं आम खाता हूँ, तो जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का HV इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ फार्मूला अप्लाई होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का HV इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला अप्लाई होगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का HV इंट्रोगेटिव सेंटेंस फार्मूला क्या है, सबसे पहले HV में डू या डज लिखना, फिर सब्जेक्ट है, फिर प्लस नॉट है, फिर प्लस PV1 है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले डू या डज लिखना है। तो डू या डज हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने से पहले हमको ये आइडेंटिफाई करना यहाँ सब्जेक्ट क्या है। डू या डज या हेल्पिंग वर्ब तभी हम अप्लाई कर सकते हैं सही तरीक़ा से जब हमें सब्जेक्ट आइडेंटिफाई होगा, सब्जेक्ट पता होगा।
सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के मुताबिक, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ सब्जेक्ट है मैं, अब मैं में अब आप कंसीडर कीजिए, सोचिए डू लगेगा या डज लगेगा। तो आपको बताया गया है नोट 2 में, जब सब्जेक्ट में ही, शी, इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहे तब डज, और बाद बाकी सब के साथ डू लगेगा। तो यहाँ ही भी नहीं है सब्जेक्ट में, शी भी नहीं है, इट भी नहीं है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर भी नहीं है। तो इसीलिए बाकी जितना सब में डू लगाना है। तो क्या मैं आम खाता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा डू आई ईट अ मैंगो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना था, हेल्पिंग वर्ब डू सेलेक्ट किए, डू या डज में से डू लिया गया। फिर सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट आई लिखे, फिर PV1 लिखना, PV1 ईट लिखे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट अ मैंगो। इसका आंसर हो गया डू आई ईट अ मैंगो। नाउ नंबर 4, मैं आम कैसे खाता हूँ। मैं आम कैसे खाता हूँ कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कैसे मालूम चला, एक्शन में आया ता हूँ, काम के अंत में आ रहा ता हूँ, मालूम चला ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब सेकंड हमारा स्टेप है कौन सा सेंटेंस है। तो यहाँ सवाल पूछा जा रहा है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन सवाल पूछा जा रहा, तो क्या से सवाल नहीं पूछा जा रहा, WH वर्ड से सवाल पूछा जा रहा है। और जब भी WH वर्ड से सवाल पूछा जाएगा तो उसे WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यहाँ WH वर्ड क्या है, कैसे, HOW हाउ, हाउ मीन्स कैसे, मैं आम कैसे खाता हूँ। तो यहाँ फार्मूला जो अप्लाई होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला अप्लाई होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या होता है, WH प्लस HB डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस PV1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैं आम कैसे खाता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा हाउ, पहले WH वर्ड लिखे, फिर HB में डू या डज लिखना है। तो डू या डज कैसे लिखेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। या सब्जेक्ट आई है तो आई में हेल्पिंग ऑफ डू यूज होगा। तो इसका आंसर होगा हाउ डू आई ईट अ मैंगो। HB इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फार्मूला में नॉट भी लिखा है, फार्मूला में नॉट लिखा है, लेकिन जब क्वेश्चन में नॉट नहीं रहेगा तभी नॉट का अप्लाई करेंगे। यहाँ नहीं शब्द का क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, इसलिए नॉट को छोड़ा जा रहा है। जब क्वेश्चन में नहीं रहेगा तब नॉट का भी यूज़ किया जाएगा। तो मैं आम कैसे खाता हूँ हो गया हाउ डू आई ईट अ मैंगो क्वेश्चन मार्क। नाउ एग्जाम्पल नंबर 5, वह आम खाता है। यहाँ भी टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिर्फ सब्जेक्ट चेंज हो गया है। अभी हम लोग आई सब्जेक्ट था, अब सब्जेक्ट आ गया वह आम खाता है। तो आपको बताया गया था नोट नंबर 1 में, जब सब्जेक्ट में ही, शी, इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहे तब PV1 में यानी वर्ब 1 में एस या ES ऐड किया जाता है। तो यहाँ सब्जेक्ट में वह यानी ही आ गया है, वह आम खाता है। और यहाँ पहला एग्जाम्पल नंबर 1 में था मैं आम खाता हूँ, तो वहाँ हुआ था आंसर आई ईट अ मैंगो। अब नंबर 5 में वह आम खाता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सेंटेंस अफर्मेटिव है। तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला अप्लाई होगा ही ईट्स अ मैंगो। क्वेश्चन नंबर 1 में था आई ईट अ मैंगो, वहाँ ईट में एस नहीं लगाया गया है, लेकिन यहाँ पर ईट में एस लगाया जा रहा क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट ही है। तो जब भी सब्जेक्ट में ही, शी, इट रहेगा या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा और अफर्मेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, तब वर्ब 1 में एस या ES ऐड किया जाता है। तो इसका आंसर हो गया ही ईट्स अ मैंगो। नंबर 6, वह आम नहीं खाता है। अब ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो यहाँ अब सब्जेक्ट है ही, और आपको बताया गया नेगेटिव सेंटेंस में
या इंटरोगेटिव सेंटेंस में डू या डज का यूज़ होता है। तो डू या डज कहाँ यूज़ होता है ये भी बताया गया नोट नंबर 2 में। जब सब्जेक्ट में ही, शी, इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा तो डज यूज़ होता है और बाद बाकी में डू का यूज़ होता है। तो ये है वह आम नहीं खाता, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला अप्लाई होगा, ही डज नॉट ईट अ मैंगो। क्या वह आम खाता है, ये एच पी इंटरोगेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का एच पी इंटरोगेटिव है, फार्मूला अप्लाई होगा प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का एच पी इंटरोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला हो जाएगा डज। आंसर डज ही ईट अ मैंगो, डज ही ईट अ मैंगो। नंबर 8, वह आम क्यों खाता है, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला है। तो यहाँ भी अप्लाई होगा फार्मूला, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला अप्लाई होगा। आंसर हो जाएगा वह आम क्यों खाता है, वाई डज ही ईट अ मैंगो। एक बात यहाँ याद रखना है, एस या ईएस जो अप्लाई करना है वो सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में अप्लाई करना है। प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस में एस या ईएस ऐड किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस में एस या ईएस का यूज नहीं होता है, इसे याद रखना है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 9, वह आम खाती है। यहाँ सब्जेक्ट में शी आ गया तो वर्ब 1 में एस लगेगा, शी ईट्स अ मैंगो। नंबर 10, वह आम नहीं खाती है, ये नेगेटिव सेंटेंस है और सब्जेक्ट में शी है तो यहाँ डज अप्लाई होगा, शी डज नॉट ईट अ मैंगो। नंबर 11, क्या वह आम खाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एच बी इंटरोगेटिव सेंटेंस फार्मूला अप्लाई होगा। सबसे पहले डू या डज अप्लाई करना है, तो यहाँ सब्जेक्ट में शी इसलिए डज यूज़ किया जा रहा, डज शी ईट अ मैंगो। एग्जाम्पल नंबर 12, वह आम कहाँ खाती है, ये प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला है। तो यहाँ प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला अप्लाई करना है। वह आम कहाँ खाती है, वेयर डज शी ईट अ मैंगो। नंबर 13, राजा आम खाता है, यहाँ राजा नाम है, राजा किसी लड़का का नाम है। राजा आम खाता है, तो राजा जो है थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। आपको बताया गया था नोट नंबर 1 में, जब सब्जेक्ट में ही, शी, इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तब अफर्मेटिव सेंटेंस यानी प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का PV1 में एस या ईएस यूज किया जाता है, ऐड किया जाता है। राजा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो यहाँ वर्ब 1 में एस यूज होगा। राजा आम खाता है, आंसर हो जाएगा राजा ईट्स अ मैंगो। कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला जो उसको अप्लाई करना है। नंबर 14, राजा आम नहीं खाता है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में राजा है तो यहाँ डज का यूज होगा और फार्मूला अप्लाई होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला। राजा आम नहीं खाता, राजा डज नॉट ईट अ मैंगो। नंबर 15, क्या राजा आम खाता है, यहाँ एच पी इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो फार्मूला में सबसे पहले एच पी लिखना है, डू या डज लिखना है। सब्जेक्ट राजा इसलिए डज आएगा, डज राजा ईट अ मैंगो। नंबर 16, राजा कब आम खाता है, डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। व्हेन डज राजा ईट अ मैंगो। नंबर 17, रानी आम खाती है, रानी किसी लड़की का नाम है, ये रानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हुई तो यहाँ भी वर्ब 1 में एस या ईएस लगाएंगे। रानी आम खाती है, 17 नंबर। रानी ईट्स अ मैंगो। नाउ 18, रानी आम नहीं खाती, नेगेटिव सेंटेंस है, रानी डज नॉट ईट अ मैंगो। 19, क्या रानी आम खाती है, डज रानी ईट अ मैंगो। 20, रानी क्या आम खाती है, डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव सेंटेंस। यही क्या शुरू में आ जाता तो एच बी इंटरोगेटिव हो जाता, लेकिन अब क्या शब्द वाक्य के बीच में है और जब क्या शब्द वाक्य के बीच में आएगा
तो WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। रानी क्या आम खाती है, तो यहाँ फार्मूला अप्लाई होगा WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला अप्लाई होगा। आंसर हो जाएगा व्हाट डज रानी ईट अ मैंगो। नंबर 21, राजा और रानी आम खाते हैं। राजा और रानी ये थर्ड पर्सन है, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। राजा और रानी दो है, प्लुरल फॉर्म में। एक से ज़्यादा को बहुवचन होता है, प्लुरल फॉर्म में रहता है। सिर्फ राजा रहता तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो जाता है, सिर्फ रानी रहती तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है। यहाँ राजा और रानी टू और मोर देन टू रहने से वो प्लुरल फॉर्म में आ जाता है, जमा बन जाता है, बहुवचन बन जाता है। तो थर्ड पर्सन तो है यहाँ पर, लेकिन थर्ड पर्सन प्लुरल नंबर आ गया, तो अब वर्ब 1 में एस यस नहीं लगाना है। नोट नंबर 1 में बताया गया था जब सब्जेक्ट में ही शी इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तब वर्ब 1 में एस यस लगाते हैं। यहाँ थर्ड पर्सन है, लेकिन यहाँ थर्ड पर्सन प्लुरल नंबर है। राजा और रानी डबल नेम है, प्लुरल फॉर्म में है, तो यहाँ एस या यस PB1 में नहीं लगाना है। तो 21 में राजा और रानी आम खाते हैं। आंसर हो जाएगा राजा एंड रानी ईट अ मैंगो। अगर कोई स्टूडेंट ईट के जगह में एस लगा देंगे तो फिर रॉन्ग हो जाएगा। सिर्फ राजा रहता तो ईट में एस लग जाता है, सिर्फ रानी रहती तो ईट में एस लगता है। यहाँ राजा और रानी थर्ड पर्सन प्लुरल फॉर्म हो गए, तो यहाँ एस नहीं लगाना है। तो आंसर हो जाएगा राजा एंड रानी ईट अ मैंगो। नंबर 22, राजा और रानी आम नहीं खाते हैं। तो यहाँ भी नेगेटिव सेंटेंस है और थर्ड पर्सन प्लुरल फॉर्म सब्जेक्ट में है, तो यहाँ डू का यूज होगा। राजा और रानी आम नहीं खाते हैं। राजा एंड रानी डू नॉट ईट अ मैंगो। 23, क्या राजा और रानी आम खाते हैं? डू राजा एंड रानी ईट अ मैंगो। 24, राजा और रानी कितने बजे आम खाते हैं? WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कितने बजे का होता है इंग्लिश, एट व्हाट टाइम। तो WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ सब्जेक्ट में राजा और रानी है, तो हो जाएगा एट व्हाट टाइम डू राजा एंड रानी ईट अ मैंगो। 25, हम लोग आम खाते हैं। यहाँ सब्जेक्ट में आ गया वी, हम लोग, फर्स्ट पर्सन प्लुरल नंबर, तो वी ईट अ मैंगो। यहाँ एस नहीं लगाना है, एस तभी लगाना है जब सब्जेक्ट में ही शी इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो यहाँ फर्स्ट पर्सन प्लुरल नंबर है, वी होता है फर्स्ट पर्सन प्लुरल नंबर। हम लोग आम खाते हैं, आंसर हो गया वी ईट अ मैंगो। नंबर 26, हम लोग आम नहीं खाते हैं। वी डू नॉट ईट अ मैंगो। यहाँ भी डू की यूज हो रहा है क्योंकि सब्जेक्ट में ही शी इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहने से डज यूज होता है और बाद बाकी सब में डू यूज होता है। तो आंसर हो गया वी डू नॉट ईट अ मैंगो। नंबर 27, क्या हम लोग आम खाते हैं? डू वी ईट अ मैंगो। नंबर 28, हम लोग आम क्यों नहीं खाते हैं? वाई डू वी नॉट ईट अ मैंगो। अब यहाँ नॉट आया, नहीं आया इसलिए नॉट यूज किया जा रहा है। हम लोग आम क्यों नहीं खाते हैं? वाई डू वी नॉट ईट अ मैंगो। नंबर 29, आप आम खाते हैं। आप आम खाते हैं, अब ये सेकंड पर्सन आ गया है, तो सेकंड पर्सन में भी एस यस नहीं यूज़ करना है, सिर्फ सब्जेक्ट में ही शी इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहा और अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहा, तभी वर्ब 1 में एस या यस लगाते हैं। आप आम खाते हैं, आंसर हो जाए यू ईट अ मैंगो। 30, आप लोग आम नहीं खाते हैं। यू डू नॉट ईट अ मैंगो। 31, क्या आप आम नहीं खाते हैं? डू यू नॉट ईट अ मैंगो। 32, आप कब आम नहीं खाते हैं? व्हेन डू यू नॉट ईट अ मैंगो। 33, वे लोग आम खाते हैं। दे ईट अ मैंगो। 34, वे लोग आम नहीं खाते हैं। दे डू नॉट ईट अ मैंगो। 35, क्या वे लोग आम नहीं खाते हैं? डू दे नॉट ईट अ मैंगो। 36,
वे लोग कैसे नहीं आम खाते हैं? हाउ डू दे नॉट ईट अ मैंगो? 37। यह लड़की आम खाती है। यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है और यह लड़की थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ वर्ब 1 में एस लगेगा। दिस गर्ल ईट्स अ मैंगो। 38। यह लड़की आम नहीं खाती है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर इसलिए डज यूज होगा। दिस गर्ल डज नॉट ईट अ मैंगो। 39। ये लड़कियां आम खाती हैं। यहाँ भी थर्ड पर्सन है लेकिन एक से ज़्यादा लड़की है। 37 में था यह लड़की, सिंगल लड़की थी, तो वहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हुई यह लड़की। अब 39 में ये लड़कियाँ, बहुत सारी लड़कियाँ हैं, बहुत सारी लड़कियाँ हैं, तो ये थर्ड पर्सन तो है लेकिन थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में एस या एस नहीं लगाना चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा दिस गर्ल्स ईट अ मैंगो। यहाँ एस नहीं लगाना है, ईट में एस नहीं लगेगा। दिस गर्ल्स ईट अ मैंगो। 40। ये लड़कियां आम नहीं खाती हैं। यहाँ भी थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर तो डू का यूज होगा। दिस गर्ल्स डू नॉट ईट अ मैंगो। 41। वह लड़का आम खाता है। वह लड़का, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर इसलिए वर्ब 1 में एस लगेगा, PB 1 में एस लगेगा। दैट बॉय ईट्स अ मैंगो। 42। वह लड़का आम नहीं खाता है। सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर वह लड़का इसलिए डज यूज होगा। दैट बॉय डज नॉट ईट अ मैंगो। 43। वे लड़के आम खाते हैं। वे लड़के थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, तो यहाँ PB 1 में एस नहीं लगेगा। दोज बॉयज ईट अ मैंगो। वे लड़के आम खाते हैं। 43 में वे लड़के आम खाते हैं। आंसर दोज बॉयज ईट अ मैंगो। 44। वे लड़के आम नहीं खाते हैं। वे लड़के थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है इसलिए डू यूज होगा। दोज बॉयज डू नॉट ईट अ मैंगो। 45। मेरा भाई आम खाता है। मेरा भाई थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर इसलिए PB 1 में एस लगेगा, वर्ब 1 में एस लगेगा। माई ब्रदर ईट्स अ मैंगो। 46। मेरे भाई लोग आम खाते हैं। यहाँ पर मेरे भाई लोग थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर आ रहे हैं, एक भाई नहीं, एक से ज़्यादा भाई है, तो यहाँ PB 1 में यानी वर्ब 1 में एस यूज नहीं होगा। हाँ, मेरे भाई लोग आम खाते हैं। माई ब्रदर्स ईट अ मैंगो। माई ब्रदर्स है, एस लगेगा, भाई लोग है। माई ब्रदर्स ईट अ मैंगो। नाउ 47 में लोग आम खाते हैं। थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, लोग में बहुत सारे इंसान हो गए, तो लोग आम खाते हैं। थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर इसलिए PB 1 में यानी वर्ब 1 में एस यूज नहीं करना है। लोग आम खाते हैं। पीपल ईट अ मैंगो। पीपल ईट अ मैंगो। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह आपको प्रैक्टिस करना है। आप इसको वीडियो को अच्छी तरह वॉच कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आए कमेंट करके क्वेश्चन पूछिए। आप वीडियो बार बार चला के देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा। बहुत डिटेल में पढ़ाया गया, वीडियो भी तभी हो गया, लेकिन समझाना भी ज़रूरी था इसलिए बहुत स्लोली पढ़ाया गया, समझा के। और नहीं समझ में आया तो उसका एक वजह ये होगा कि आप पहले के वीडियो अच्छी तरह वॉच नहीं किए। इससे पहले पढ़ाया गया टर्म्स ऑफ टेंस के नाम से एक वीडियो अपलोड किया गया, फिर टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन टेंस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 का नाम से वीडियो अपलोड किया गया। इसी वजह से पहले वीडियो पढ़ा के उसमें बता दिया गया सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है, और फिर अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, नेगेटिव सेंटेंस क्या है, HP इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है, WH इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है। इसी वजह से पहले से डिटेल्स में बताया गया है क्या कि ताकि हम लोग को टेंस पढ़ने में परेशानी नहीं हो। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसमें आपको रिप्लाई दे के आपका प्रॉब्लम दूर करने की कोशिश किया जाएगा। सो
Dear students, in this video we have learned the basic of English etc. Keep watching my videos to learn the things well. I will come with my next videos soon.